हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक ओम्स लॉ है। इस लॉ को सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए इस लॉ का नाम ओम्स लॉ है। इनका जन्म 1789 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1854 में हुई। ओम्स लॉ हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन बताता है। This law states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperature remain constant. ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन निकल के आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो कि है R। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसे ओम्स कांस्टेंट से भी जाना जाता है। अगर हम इस फंडामेंटल रिलेशन को डिराइव करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू V बाय I, या फिर I इक्वल टू V बाय R। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर है और I जो है वो करंट है। अब हम ओम्स लॉ के ट्रायंगल टेक्निक के बारे में जानेंगे। यहाँ पे E इक्वल टू V यानी कि EMF इक्वल टू वोल्टेज लिया गया है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हम V के जगह यहाँ पे बस E का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रायंगल में देखें तो सबसे ऊपर E लिखा हुआ है और नीचे I और R लिखा हुआ है। अगर हम पहले फॉर्मूला की तरफ देखें तो R हमें निकालने के लिए E डिवाइडेड बाय I, यानी ऊपर जो E लिखा हुआ है और नीचे जो I लिखा हुआ है उनके बीच में डिवाइड का साइन है। और अगर हम दूसरे फॉर्मूला में देखें तो अगर हमें करंट निकालना है तो ऊपर E दिया हुआ है, नीचे R दिया हुआ है, तो भी डिवाइड हमें करना है। और अगर हम थर्ड फॉर्मूला की तरफ देखें तो हमें E यानी कि वोल्टेज या EMF निकालना है, तो हम I इंटू R करेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम नीचे वाले टर्म दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को निकालेंगे तो नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म डिवाइड होगा, लेकिन अगर हम EMF या वोल्टेज निकालते हैं तो नीचे वाले दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे। ये एक ओम्स लॉ को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ओम्स लॉ स्टेट? ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. Ohm's law हमें बताता है कि किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन ओम्स लॉ बी यूज्ड फॉर? ओम्स लॉ किन किन कामों के लिए यूज किया जाता है? तो ओम्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए यूज करते हैं स्टैटिक वैल्यू ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स। सर्किट के कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे कि करंट, वोल्टेज, उसके स्टैटिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है कि वोल्टेज सप्लाई कितनी है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, करंट का लेवल कितना है। इन सब चीजों के लिए ओम्स लॉ का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सल? क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल है? नो, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दिस इज बिकॉज ओम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल टू ओमिक कंडक्टर।
ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और ये उन्हीं कंडक्टर्स पे अप्लाई होता है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, ये सारे ओमिक कंडक्टर हैं। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ उन कंडक्टर्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता जो नॉन ओमिक होते हैं, यानी कि ओम्स लॉ को जो ओबे नहीं करते उन पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, व्हाई इज ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर। अब ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर पे अप्लाई क्यों नहीं होता? Ohm's law doesn't apply to semiconducting devices because they are non-linear devices. Ohm's law सेमीकंडक्टर पे इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो नॉन लीनियर होते हैं। इसका मतलब ये है कि रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। अगर वोल्टेज में वेरिएशन आ जाए तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसका रेशियो हर बार अलग आएगा। When does Ohm's law fail? Ohm's law कब फेल होता है, यानी कि उसकी लिमिटेशन क्या है? Ohm's law fails to explain the behavior of semiconductor. Ohm's law जो है वो सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को बताने में फेल हो जाता है। एंड यूनिलेटरल डिवाइसेस जैसे कि डायोड्स होते हैं, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, वो यूनिलेटरल डिवाइसेस होते हैं। Ohm's law may not give the desired result if the physical conditions such as temperature or pressure are not kept constant. अगर हम फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ओम्स लॉ हमें वैसा नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। अगर हम कोई भी टर्म जैसे वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमें फिजिकल कंडीशन हमें कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी जाके हमें तीनों टर्म में से कोई भी टर्म जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमें एक्यूरेट मिलेगा। अगर हम फिजिकल कंडीशंस को अगर हम कांस्टेंट नहीं रखते तो ओम्स लॉ में हमें इन टर्म्स को कैलकुलेट करने में गलती हो सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।